हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहाँ पर तैयारी आपकी यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम के लिए होती है, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए। तो अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी मिशन जेआरएफ की सीरीज चल रही है, वो आपके लिए है दिसंबर एग्जाम को टारगेट में रख के। ठीक है, तो दिसंबर में नेट का एग्जाम होने वाला है, 6 दिसंबर से स्टार्ट है आपके एग्जाम। तो उसी को टारगेट में रख के हमने ये तैयारी शुरू की है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के जो 2023 के क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQs, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ये जून में आए हुए हैं क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो जून 2023 के क्वेश्चन हैं और ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ इसमें नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन, आपको नए टर्म्स ऐसे पता लगेंगे जो कि कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपके आए हैं, तो हो सकता है इस बार भी आपके इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि जो रिसेंटली क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं ना, उनको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और उनको लगाना भी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हम इस वीडियो को देखते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो अपने आप लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि और लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकें और अपनी जो है हमें मेरी वीडियो को भी मतलब पहुँचे, वहाँ तक लोगों को जानकारी मिले और चैनल को भी सपोर्ट मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके जून 2023 में आए हुए हैं, तो रिसेंटली नए क्वेश्चन हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है सांस्कृतिक संप्रेषण के प्रति मानवीय उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है। अब आपने अभी तक कम्युनिकेशन की यूनिट में कहीं पर भी ऐसे टर्म्स नहीं पढ़े होंगे, पर क्वेश्चन आपके फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन से बनते हैं वो टीचिंग को रिलेट करके बनते हैं, ICT को रिलेट करके बनते हैं। सीधे सीधे कम्युनिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन अपने आप में एक बड़ी यूनिट हो जाती है और नए टर्म्स, नए कॉन्सेप्ट को समेटे हुए है। तो यहाँ पर जितने PYQs आप कर लेंगे, जितने भी नए कॉन्सेप्ट पता लग जाते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे कि इसमें कह रहा है कि सांस्कृतिक संप्रेषण, तो सांस्कृतिक संप्रेषण क्या होता है, कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि मानवीय उपागम निम्नलिखित में से किस तरह से संबंधित है ना। तो यहाँ पर देखिए, कल्चरल कम्युनिकेशन, यहाँ पर कल्चरल जो कम्युनिकेशन है, इस बात का अभ्यास और अध्ययन है कि विभिन्न संस्कृतियाँ अपने समुदाय के भीतर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करती हैं। इसी को ही हम जो अदर कैसे रेफर कर सकते हैं, एज ए इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन और क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कल्चरल कम्युनिकेशन में ही आपके ये दो वर्ड्स भी ऐसे आते हैं, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन या क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। यहाँ पर एक ही समुदाय, एक ही समूह के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के जो है लोग आपस में किस तरह बातचीत करते हैं, उनके जो है धार्मिक प्रथाएं क्या हैं, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, ये सारी चीज़ें वो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा जो है प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें सांस्कृतिक संचार के लिए जो मानवतावादी दृष्टिकोण होता है वो आपका कॉग्निटिव होता है। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है ना कि कौन सा उपागम निम्नलिखित में से है सांस्कृतिक संप्रेषण के प्रति, तो ये इसमें आपका कॉग्निटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको, क्योंकि समाज में जब आप रहते हो तो यहाँ पर आप बुद्धि विवेक से आपको ये पता होता है, कुछ चीज़ें तो आपको बचपन में सिखाई जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप अपने आप करने लगते हैं, है ना। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आपको फिर बार बार थोड़ी बताना पड़ता है कि ये बड़े हैं, इनके पैर छुओ, इनको नमस्ते बोलो, हेलो बोलो, है ना, ये सारी चीज़ें। तो सांस्कृतिक संप्रेषण, तो जो आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है, यही चीज़ है ना। तो ये हो गया आपका कल्चरल कम्युनिकेशन से संबंधित। अब देखिए, समुदाय के लिए समग्रता में कार्यक्षम संप्रेषण के प्रति कतिपय खतरे किनके मान से संबंधित हैं। अब यहाँ पर खतरों की बात हो रही है, सम ऑफ द थ्रेट्स टू एफिशिएंट कम्युनिकेशन। तो थ्रेट से मतलब, खतरे से मतलब क्या हुआ, आपकी बाधाओं से संबंधित है, जो कि बाधाएं किसके लिए जो है उत्तरदायी होती हैं, एफिशिएंट कम्युनिकेशन, जो प्रभावी संचार है उसके लिए कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, तो ये आपको सभी को पता है और ये आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो जैसे कि भौतिक बाधाएं होती हैं, सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं, है ना, कुछ सांस्कृतिक बाधाएं होती हैं, भाषा की बाधाएं होती हैं, और कुछ आपके मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हमने बैरियर्स के बारे में पढ़ा है और मैंने भी वीडियो बनाई है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इसी से संबंधित है। अब इसमें कह रहा है कि प्रति कतिपय खतरे निम्न में से किनके मान से संबंधित है, कुछ खतरों की बात हो रही है, वो किनके मान से संबंधित हैं। तो ये आपका समुदाय के लिए अगर बात हो रही है तो कार्यक्षम संप्रेषण, है ना, कार्यक्षम संप्रेषण। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो ये आपका जो है संबंधित होता है पावर से, वेल्थ से और आपके रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो ये आपकी ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे संबंधित हैं, आपकी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
कक्षा में विद्यार्थियों के साथ जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, निम्नलिखित में से मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शन से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होना चाहिए? क्या भ्रम पैदा होगा, या कंट्रोवर्सी होगी, या एंजाइटी होगी, है ना, या आइडियाज़ होंगे? तो देखिए जो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, उससे हमेशा आइडियाज़ निकल के आते हैं, है ना, जो आप लर्नर के साथ अपने करते हो, और मतलब जो आप एज ए टीचर आप वहाँ पे क्या बातें कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, लर्नर उन बातों को कैसे समझ रहा है, फिर वो आपको उसी तरह का फीडबैक दे रहा है, तो इससे क्या होंगे, एक आइडियाज़ निकल के आते हैं, नए नए आइडियाज़, ठीक है। तो ये विचार होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण के माध्यम को संदर्भित करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त दूसरा पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा विवाद था एनटीए की तरफ से। एनटीए ने जो इसका ऑप्शन है वो चैनल माना है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक। तो आप इसी को ही लगाइएगा। वैसे जो बुक्स वगैरह में है और सोर्सेज में है तो वो ट्रांसपोर्टर है, लेकिन आप इसको ही राइट मानिएगा, ठीक है। ये एनटीए के द्वारा दिया हुआ आपका ऑप्शन है ना। तो जो ट्रांसपोर्टर है आमतौर पर संचार के माध्यम को संदर्भित करने के लिए उपयोग करते हैं। संचार में एक माध्यम, एक प्रणाली या एक परिवाहक है जिसके माध्यम से एक वक्ता, है ना, माध्यम क्या होता है, जिसके द्वारा आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। तो एक वक्ता या लेखक अपने दर्शकों को संबोधित करता है, तो एक तरह का आउटलेट जो कि हमें प्रेजेंट करना है, अपने दर्शकों को अर्थ व्यक्त करने के लिए उपयोग करना है। इसमें आपके रिटन और वर्बल या अशाब्दिक तत्व, नॉन वर्बल भी शामिल हो सकते हैं। तो होना तो चाहिए था बी, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन सही माना है, ठीक। चैनल को यहाँ पर सही मानिएगा, है ना। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, और चीज़ें आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई वीडियो के अंदर, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाती हूँ भी हूँ और साथ में PYQs भी करवाती हूँ, ताकि चीज़ें आपको पता लग जाएँ और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बुक में अपडेट होकर नहीं आई हैं, है ना। तो PYQs के माध्यम से हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है, यहाँ पे रिचुअलिस्टिक व्यू की बात हो रही है कम्युनिकेशन के। संप्रेषण के विध्यात्मक दृष्टिकोण में व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी समझ का आदान प्रदान करते हैं? किसकी समझ की बात हो रही है? तो यहाँ पर देखिए रिचुअलिस्टिक व्यू होता क्या है ना, जिसमें विध्यात्मक दृष्टिकोण या आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण, है ना, इस तरह से कह सकते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक, है ना। तो यहाँ पर देखिए कम्युनियन एंड फ्रेटर्निटी, सहभागिता और भाईचारे की बात होती है। अब इसको देख लेते हैं पूरा होता क्या है। संप्रेषण का विध्यात्मक दृष्टिकोण, या इसी को आपको मेथोडोलॉजिकल अप्रोच भी कह सकते हैं, है ना। कहीं आपका रिचुअलिस्टिक व्यू आएगा या मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति सहभागिता और भाईचारा की समझ का आदान प्रदान करता है। विध्यात्मक जो दृष्टिकोण है, समाज के विश्वास, मूल्यों और मानदंडों को बनाए रखने और साझा करने के तरीके के रूप में देखता है। तो विध्यात्मक दृष्टिकोण जो कि चीज़ें चली आ रही हैं समाज के अंदर, है ना, उन चीज़ों को वैसे ही आए, उसी पैटर्न में आए, इस चीज़ों को ही वो साझा करने के तरीके के रूप में देखता है। ये समुदाय, पहचान और संस्कृति की भावना पैदा करने में संचार की भूमिका पर जोर देता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर ये कहें तो जो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच होती है, व्यूज कम्युनिकेशन एज ए सर्कुलर प्रोसेस, ये एक सर्कुलर प्रोसेस के रूप में होता है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन, सहभागिता और भाईचारे की भावना शामिल होती है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी रिचुअलिस्टिक व्यू ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो इस तरह के सवाल अब आपके बन रहे हैं, जो कि कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं और ये अभी जो है ज़्यादा इस तरह ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम रहती है, तो भाई आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? अच्छी लगे तो लाइक करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट का सवाल है यहाँ पर। इसमें कह रहा है अधिकांश गैर शाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल की बात हो रही है, विभिन्न संस्कृतियों द्वारा संकेतों के स्वच्छंद प्रयोग पर आधारित है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है ना। मतलब कोई भी उसके लिए फ्री है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। अधिकांश जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, संकेतों के माध्यम से। अधिकांश गैर शाब्दिक संप्रेषण अनुसंकेतक होते हैं, मतलब आइकॉनिक एंड पॉसिबल अंडरस्टूड यूनिवर्सली, और सभी के द्वारा सार्वभौमिक रूप से समझे जाते हैं। जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल में देखते हैं ना, तो आपको सभी को पता है कि रेड मतलब क्या, रुक जाओ, है ना। तो ये कहीं पर भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी यूनिवर्सली क्या है, कॉमन चीज़ है, सभी के द्वारा अंडरस्टूड है ना। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है ना। तो बस आपको क्या है, थोड़ा सा शब्दों का यहाँ पे ध्यान देना है, और यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ये सही होते हैं, है ना।
तो अशाब्दिक संचार जैसे कि आपको पता है, आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव, इशारे, है ना, ये सारी चीज़ें। टच, हैप्टिक्स, पैरालिंग्विस्ट मतलब आवाज़ का चढ़ाव उतार, है ना, पर्सनल स्पेस, और ऑकुलेक्सिक्स मतलब आंखों का संपर्क, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिए, नॉन वर्बल वाला, ठीक है। वर्बल वाले में ज़्यादा नहीं बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मतलब किसी शब्दों के बिना बोले आप अपने विचार मतलब अपनी जो भावना, जो आपके मतलब फीलिंग्स हैं, उनको आप अपने जेस्चर्स के माध्यम से दिखा सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से इरादों को, दृष्टिकोण को आपको व्यक्त कर सकता है, मतलब दोनों ही यहाँ स्टेटमेंट सही हैं, है ना। तो इंग्लिश में आप यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है इंटरनल कम्युनिकेशन, इससे संबंधित है। द इंटरनल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर, मनुष्य की आंतरिक संप्रेषण की आवश्यकताएं किस तरह से होती हैं, क्या पॉलिटिकली होती हैं, डिसाइडेड, कल्चरली, एक्सटर्नली है, मतलब किसी बाहरी फोर्स के द्वारा मतलब उसको इम्फोर्स किया जा रहा है, या फिलोसॉफिकल, है ना, दार्शनिक रूप से। तो इसमें देखिए इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनल कम्युनिकेशन आंतरिक संचार, एक संगठन के भीतर प्रतिभागियों के बीच प्रभावी संचार के लिए जिम्मेदार कार्य है ना। इंटरनल कम्युनिकेशन इज द फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एमंग पार्टिसिपेंट विद इन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं उनके बीच किस तरह का इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ये हो जाता है आपका इंटरनल कम्युनिकेशन। बिना बोले आप दूसरे की चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना, आपका कितना अच्छा कम्युनिकेशन है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें मतलब आप जो एक बेटर तरीके से समझ सकते हो एक दूसरे को, उसके भावनाओं को, उसके विचारों को आप समझ सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये किस तरह से होगा, ये आपका कल्चरली जो है डिटरमिन्ड होगा, ठीक है, कल्चरल के थ्रू, है ना। तो सांस्कृतिक रूप से ना तो यहाँ पे राजनीतिक की वो व्यवस्था होनी चाहिए, ना ही कोई बाहरी एक दबाव होना चाहिए, ना ही आप दार्शनिक रूप से, यहाँ पर एक कल्चरल, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग संस्कृति और समूह के लोग, मतलब एक समूह में अलग अलग संस्कृतियों के लोग होते हैं, अलग अलग विचार भावों के लोग होते हैं ना। तो मनुष्य की जो आंतरिक संचार आवश्यकताएं सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती हैं। आंतरिक संचार का उद्देश्य क्या है, एक संगठन के विभागों और सहकर्मियों के बीच जानकारी को प्रभावी रूप से प्रदान करना, ठीक है, इसीलिए इंटरनल कम्युनिकेशन का यूज होता है। और ये प्रबंधन जो है मतलब कर्मचारियों के बीच ऊपर और नीचे, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों ही तरह से लागू होता है, और कर्मचारियों के बीच भी काम करता है जो कंपनी में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका मास मीडिया से है। मास मीडिया मोस्टली ऑपरेट्स इन, कहाँ पर ऑपरेट्स होते हैं, तो आपको पता है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक स्फीयर में, है ना। तो जो मास मीडिया है इसके बारे में पूरा वीडियो मैंने बना रखा है। मास मीडिया जनसंचार माध्यम सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। यहाँ जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे ही हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन में क्या है कि एक बड़ी भीड़, जैसे कि मोदी जी कहीं आकर स्पीच अपना दे रहे हैं, तो वो क्या है माइक से बोल रहे हैं और बहुत सारी जनता वहाँ पर इकट्ठी है ना, तो वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है संबोधित कर पा रहे हैं, लेकिन उनको फीडबैक सबसे पर्सनल नहीं मिल पा रहा है, 1 to 1 सबसे हम मतलब फीडबैक वहाँ नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहाँ पर वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इस तरह से ये मास कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है मीडिया द्वारा उत्तम लोक सेवा संप्रेषण के मानदंड क्या हैं, द क्राइटेरिया फॉर गुड पब्लिक कम्युनिकेशन बाय मीडिया। तो मीडिया के द्वारा गुड पब्लिक कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन कौन से होंगे, श्रोताओं की क्रिया और प्रतिक्रिया की सीमा, क्या लिमिट होनी चाहिए ऑडियंस के एक्शन और रिएक्शन की, है ना, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव स्लैंट, व्यक्तिनिष्ठ झुकाव, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कम्युनिकेशन की बात हो रही है। समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। विद्वेष का परिहार, अवॉइडेंस ऑफ रैंकर, है ना, यहाँ पर किसी के साथ भी मतलब जो है असमानता का व्यवहार नहीं होना चाहिए, ठीक है, विद्वेष का। उसके बाद तथ्यों को मत से पृथक करना, सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, है ना, ये चीज़ें आपकी गुड पब्लिक कम्युनिकेशन के क्राइटेरिया होते हैं, किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपसे इससे संबंधित हैं, है ना। तो अगर इतने क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, संप्रेषण के संदर्भ में कथा सुनाना निम्नलिखित में से क्या करने जैसा है, स्टोरी टेलिंग किसके जैसा, किसके परफॉर्मिंग जैसा है,
इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, टर्म्स को भी समझना ज़रूरी है, किसके संदर्भ में बात हो रही है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग तो आपकी बहुत जगह होती है ना। तो यहाँ पर स्टोरी टेलिंग किस तरह से परफॉर्म करना है, तो यह आपका हो जाता है सोशल एक्ट, है ना। सोशल एक्ट में आप क्या होता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हम स्टोरी टेलिंग के द्वारा भी करते हैं, ये एक समाज में रह के, सामाजिक दायरों के बीच में रह के होती है ना। तो अब इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि सोशल एक्ट क्या होता है और आपका, और यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं। सीजनल एक्ट क्या है, मौसमी है ना। प्रतिरोधी कार्य क्या है, फिर कॉरपोरेट एक्ट, यहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर की बात हो रही है, तो ये सोशल एक्ट होता है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके जून 2023 के सारे क्वेश्चन थे, और भी जो क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरह आपको मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। और जो लोग ये कहते हैं कि हाँ सारा कुछ एक वीडियो में, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जितने कॉन्सेप्ट थे वो मैं आपको यहाँ पर करवा देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर चैनल पर जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा। इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।